स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र का 2026 का रियल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 2026 में पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का पेपर जो हमारा है यूपी बोर्ड के लिए है। जो हमारा है पेपर क्या है, यूपी बोर्ड के लिए है और 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए है। यह वायरल पेपर है जो कि इसमें वायरल हुआ है। तो वीडियो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। देखिए, हमारा पेपर कोड है 323 इंटू EQ और हमारा समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। देखिए, हमें नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में हमें दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसका निर्देश दिया हुआ, पहला निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। और चौथा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर जो है प्रत्येक लगभग 10 शब्दों में देना, यानी 11 से 20 तक जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको एक वाक्य में देना, यानी 10 शब्दों में देना है। पांचवा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। उसके बाद देखिए, छठवां हमारा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 31 और 32 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। और फिर सातवां है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने दिए हुए हैं। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए हमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, कहने का मतलब है आपका 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, हर प्रश्न का 4 विकल्प दिया जाएगा, जो विकल्प सही होगा उसे अपनी कॉपी में लिखना होगा, चारों को नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो पहला ऑप्शन है का वाला कि सोवियत संघ पर आर्थिक दबाव था। दूसरा है क्या है, सोवियत संघ में प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध था। तीसरा है गा वाला का और खा दोनों, यानी कि का वाला और खा दोनों सही है। और फिर घा वाला उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का और खा दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा गा सही हो जाएगा, का और खा दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। का ऑप्शन है 1966, खा ऑप्शन है 1967 और गा ऑप्शन है 1968 और घा ऑप्शन है 1969। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1967। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है। का ऑप्शन है सिंहली, खा ऑप्शन है तमिल, गा ऑप्शन है ईसाई और घा ऑप्शन है मुस्लिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंहली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा का सही हो जाएगा। जो सही ऑप्शन है उसको हमने रेड से कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा है कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ। का ऑप्शन है 1970 में, खा ऑप्शन है 1971 में और गा ऑप्शन है 1975 में और घा ऑप्शन है 1991 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहाँ हुई थी। का ऑप्शन है मुंबई, खा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, गा ऑप्शन है ब्राजील और घा ऑप्शन है जर्मनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे। का ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, खा ऑप्शन है विनोबा भावे, गा ऑप्शन है महात्मा गांधी और घा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 1956 में कितने राज्य बनाए गए थे। का ऑप्शन है 12, खा ऑप्शन है 14 और गा ऑप्शन है 16 और घा ऑप्शन है 20। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 14। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1975 में संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर आपातकाल लागू किया, यानी इमरजेंसी लागू किया गया। का ऑप्शन है 351, खा ऑप्शन है 352, गा ऑप्शन है 356 और घा ऑप्शन है 360। इसका सही उत्तर हो जाएगा 352। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था। का ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, खा ऑप्शन है पंजाब, गा ऑप्शन है राजस्थान और घा ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया। का ऑप्शन है सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने के लिए, खा ऑप्शन है पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपाय सुझाने के लिए, और गा ऑप्शन है का और खा दोनों, और घा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का और खा दोनों, का भी सही और खा भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर गा का और खा दोनों सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न को आपको क्या करना है, इसका आपको उत्तर 10 शब्दों में यानी कि एक वाक्य में, 2 वाक्य में देना है। तो आ गया क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 है, 11 से 20 तक हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको किसमें देना है, 10 शब्दों में। क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका उत्तर, यूरोपीय संघ यानी कि ईयू की स्थापना का उद्देश्य था आर्थिक सहयोग बढ़ाना, व्यापार को सरल बनाना, शांति बनाए रखना, सदस्य देशों के बीच एकता को बढ़ावा देना और नागरिकों को स्वतंत्र आवाजाही की सुविधा प्रदान करना। ये था यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य। तो इतना आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के कारण भारत में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में आए परिवर्तन में से किन्हीं 2 का उदाहरण दीजिए। तो देखिए उत्तर, विदेशी फास्ट फूड चेन जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट आदि का प्रसार हुआ। और फिर क्या है, आयातित खाद्य पदार्थ जैसे कि कीवी फल, एवोकाडो की उपलब्धता। इसके कारण ये सब वैश्वीकरण के कारण जिससे ये सभी भारत में उपलब्ध हो गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे पर काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व भर में स्वास्थ्य स्तर को सुधारना, बीमारियों को रोकना और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग को प्रोत्साहित करना। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही सरल सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सुन के ही याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के मध्य विवाद के 2 कारण बताइए। तो देखिए नंबर 1 हो गया सीमा विवाद, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन क्षेत्र में। दूसरा है चीन का पाकिस्तान के साथ सहयोग, और भारत में रणनीति क्षेत्रों में हस्तक्षेप, जिससे भारत और चीन में क्या है, विवाद हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखिए। तो एक तो हो गया संयुक्त राष्ट्र महासभा, और दूसरा हो गया यानी कि जनरल असेंबली, दूसरा हो गया सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी क्या है, काउंसिल। ये 2 हो गए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने की। तो देखिए 1975 में इंदिरा गांधी हमारे देश की क्या थी, प्रधानमंत्री थी, तो उन्हीं ने क्या किया, आपातकाल की घोषणा किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन हमारा है 1975 में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा क्या थी। तो देखिए उत्तर, संपूर्ण क्रांति जो थी जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तावित एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था, जिसमें भ्रष्टाचार, आर्थिक समानता और राजनीतिक दमन के खिलाफ लड़ाई और समाज में व्यापक सुधार का आह्वान किया गया था। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 1975 की क्रांति की अवधारणा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्ति करने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, पहला हो गया, पहला कारण है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग, दूसरा है प्रशासनिक दक्षता और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन कि गोवा को स्वतंत्रता कब मिली। तो देखिए गोवा को स्वतंत्रता 1961 को भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के बाद स्वतंत्रता मिली, यानी आज़ादी मिली। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है। तो देखिए मणिपुर की मुख्य समस्या है उग्रवाद, जातीय संघर्ष और विकास की कमी। तो यहाँ से इतने 10 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे अति लघु उत्तरीय।
अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न, इसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर आपको लिखना है कि पर्यावरण की चिंता इसलिए आवश्यक है क्योंकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण और जैव विविधता की हानि जैसी समस्याएं वैश्विक हैं और इनका प्रभाव सभी देशों पर पड़ता है। यह समस्याएं सीमाओं तक सीमित नहीं रहती और इनमें निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीतियों की आवश्यकता है। इतना लिखना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत किस क्षेत्र में या किस क्षेत्र से संबंधित है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यह सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। देखिए इसकी व्याख्या, यह सिद्धांत बताता है कि सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग करना चाहिए, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां उनकी आर्थिक स्थिति, विकास स्तर और ऐतिहासिक उत्सर्जन के आधार पर तय की जाएंगी। विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि उन्होंने औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया है। जो जितना विकसित देश है वो उतना ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनती हैं वहां से भी परिवर्तन, उसका क्या हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और वनों को काट के जो सभी चीजें बनाई गई हैं वहां से भी क्या हुआ, पर्यावरण का क्षरण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है, उदाहरणों सहित लिखिए। तो देखिए उत्तर, वैश्वीकरण का अर्थ है विभिन्न देशों के बीच व्यापार, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और विचारों का आदान प्रदान। यह दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की में क्या करता है, बदल देता है। यानी कि सभी देशों से व्यापार करें, सबसे मेल मिलाप रखें, प्रौद्योगिकी का संबंध रखें और फिर क्या करें, संस्कृति का आदान प्रदान करें। अब देखिए इसके उदाहरण। देखिए नंबर 1 है विदेशी ब्रांड जैसे कि नाइकी, जारा का भारत में आना। दूसरा है भारत की कंपनी जैसे कि टाटा, इंफोसिस का विश्व स्तर पर व्यापार करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में गठबंधन की राजनीति एक आवश्यक है, क्यों, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, गठबंधन की नीति जो है राजनीति आवश्यक है क्योंकि नंबर 1 विविधता, भारत जैसे बहुजातीय बहुभाषीय देश में विभिन्न समूहों और हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या आवश्यक है, गठबंधन की नीति आवश्यक है। दूसरा है संसदीय बहुमत, देखिए अलग अलग दलों के सहयोग में से स्थिर सरकार बनाने में मदद मिलती है। तीसरा सहमति की राजनीति, विभिन्न विचारधाराओं के दल मिलकर सामूहिक निर्णय लेते हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपातकाल की घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। तो इसका उत्तर देखिए इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना होगा। आपातकाल की घोषणा के बाद भारत शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, तो इसको ढूंढकर लिख लीजिएगा, अन्यथा इसको भी मैं बता दूंगा। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो देखिए उत्तर, नंबर 1 है मौलिक अधिकार निलंबित, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई। दूसरा है सेंसरशिप, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तीसरा है विरोध का दमन, राजनीतिक विपक्ष को दबाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। और चौथा है केंद्र का प्रभुत्व, यानी कि राज्यों की स्वायत्तता सीमित हो गई। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए सार्क की स्थापना क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन यह अपनी अपेक्षाओं से खरा नहीं उतर पाया। इसकी आलोचना के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। देखिए क्या राजनीतिक मतभेद, तो देखिए सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेद और अविश्वास सार्क को प्रभावित करते हैं। भारत और पाकिस्तान संबंधों में तनाव और अन्य देशों के द्विपक्षीय मुद्दे सार्क
सार्क की बैठक को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला देखिए हेडिंग क्या है, आर्थिक असमानता। देखिए आर्थिक असमानता, सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास में काफी अंतर है, जिससे सहयोग के प्रयासों में बाधा आती है। बड़े देश छोटे देशों के हितों की क्या करते हैं, अनदेखी करते हैं। उसके बाद है परियोजनाओं का धीमा कार्यान्वयन। सार्क के तहत कई परियोजनाएं शुरू की गई, लेकिन इनका कार्यान्वयन जो है बहुत धीमा रहा। इससे क्षेत्रीय सहयोग कम होता है। उसके बाद है बाहरी हस्तक्षेप। तो बड़े देशों का हस्तक्षेप सार्क के निर्णयों को प्रभावित करता है और क्षेत्रीय सहयोग को तो कमजोर बनाता है। ये जो छोटे देश होते हैं उन पर लोग, बड़े देश जो है ध्यान नहीं देते। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व व्यवस्था के संदर्भ में प्रयुक्त क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो उत्तर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान विश्व व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मानव अधिकारों की रक्षा करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। देखिए नंबर 1 है सुरक्षा परिषद की सीमाएं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होने के कारण वह अक्सर प्रभावी ढंग से कार्य करने में असमर्थ रहती है। उसके बाद है वैश्वीकरण की चुनौतियां। तो वैश्वीकरण के कारण उभरती हुई चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को नए तरीकों से सोचना होगा। आगे है संसाधनों की कमी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास सीमित संसाधन है, जिसके कारण यह अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय विदेश नीति की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, भारतीय विदेश नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है अनबंधित गति। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। दूसरा है गुट निरपेक्षता। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी गुट निरपेक्षता को अपनी विदेश नीति का आधार मानता है। आगे है असंतुलित संबंध। देखिए भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध हमेशा मधुर नहीं रहे हैं, विशेषकर पाकिस्तान के साथ। उसका है विकास में सहयोग। भारत विकासशील देशों के साथ विकास सहयोग को बढ़ावा देता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है जम्मू कश्मीर की समस्या के कारण क्या है, भारतीय सरकार इस पर किस प्रकार से हल करने का प्रयास कर रही है। तो देखिए जम्मू कश्मीर की समस्या के कारण और समाधान के प्रयास। समस्या के कारण देखिए क्या क्या है, पहले देखते हैं समस्या के कारण, उसके बाद देखते हैं समाधान का प्रयास। देखिए नंबर 1 है ऐतिहासिक विवाद। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान कश्मीर का भारत में विलय और पाकिस्तान का विरोध, यानी कश्मीर जब भारत में मिला तो पाकिस्तान ने उसका विरोध किया कि कश्मीर मुझे चाहिए। दूसरा है आतंकवाद। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह देता है और बनाता, आतंकवाद को पालता है, उसे क्या करता है, आतंकवादी करवाता है। तीसरा धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन। कश्मीर में अलगाववादी मानसिकता और सामाजिक असंतोष। चौथा है राजनीतिक अस्थिरता। देखिए स्थानीय सरकारों और केंद्र के बीच तनाव। अब देखिए भारतीय सरकार के समाधान के प्रयास क्या क्या हैं। नंबर 1 है अनुच्छेद 370 का निष्कासन, जो कि 2019 में किया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दूसरा है विकास योजनाएं, क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। तीसरा है आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही, सेना और सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकवाद को नियंत्रित करने का प्रयास। चौथा है समाज में समावेश। तो देखिए कश्मीरी युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा आ गया। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है हमारा, प्रश्न संख्या 31 है कि यूरोपीय संघ में शक्तिशाली संगठन बनाने वाली किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखिए
यूरोपीय, यहाँ पे रहेगा यूरोपीय। यूरोपीय संघ को विश्व की सबसे शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में से एक बनाया है। इनकी शक्ति के पीछे कई कारक काम करते हैं। देखिए नंबर 1 है एकल बाजार। तो देखिए हमें 4 कारक बताना है। पहला हो गया एकल बाजार। तो देखिए यूरोपीय संघ ने एकल बाजार की स्थापना की है, जिसके तहत सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं को हटा दिया। इससे व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है और आर्थिक विकास को क्या है, गति मिली है। दूसरा है एकल मुद्रा। यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों ने एकल मुद्रा यूरो को अपनाया है। इससे मुद्रा परिवर्तन की समस्या समाप्त हुई है और व्यापार को आसान बनाया गया है। तीसरा है सामूहिक निर्णय लेना। देखिए यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। इससे सदस्य देशों के बीच एकता और सहयोग बढ़ता है और वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत आवाज बन पाते हैं। चौथा है साझा नीतियां। तो देखिए यूरोपीय संघ ने कृषि, पर्यावरण, न्याय और अन्य क्षेत्रों में साझा नीतियां बनाई हैं। इससे सदस्य देशों के बीच समन्वय बढ़ता है और वे वैश्विक चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपट पाते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके 4 कारक हो गए। अब देखिए अथवा करके हमें एक क्वेश्चन और दे रहा है। इसी प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन देगा, दोनों में से आपको एक ही करना रहेगा। तो जो आपको सरल लगे उसी को आप कीजिएगा। देखिए अथवा करके दिया है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के क्या कारण हैं, इन्हें सुलझाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है कश्मीर मुद्दा। इसके अतिरिक्त जल संसाधन, सीमा विवाद, आतंकवाद भी दोनों देशों में के बीच तनाव का कारण रहा है। अब देखिए विवाद विवाद के क्या कारण हैं। देखिए पहला हो गया कश्मीर मुद्दा। दोनों देश कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं। उसके बाद है जल संसाधन। सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। सीमा विवाद, सीमा के कुछ हिस्सों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। और उसके बाद है आतंकवाद। पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी हमले से क्या होता है, भारत में अशांति फैलती है। अब देखिए इसे सुलझाने के लिए जो उपाय किए गए हैं क्या क्या। देखिए सुलझाने के उपाय क्या क्या हम कर सकते हैं। सुलझाने के उपाय नंबर 1 है वार्ता, यानी बात करके। दोनों देशों को आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। दूसरा है तटस्थ मध्यस्थता। देखिए किसी तटस्थ देश या संस्था की मध्यस्थता से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। और फिर तीसरा है आतंकवाद पर अंकुश। देखिए दोनों देशों को आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उसके बाद है विश्वास निर्माण उपाय। दोनों देशों को एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाने के लिए उपाय करने चाहिए। अब देखिए हमारा आ गया अगला क्वेश्चन कि भारत के आर्थिक विकास में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है कि भारत की आर्थिक विकास प्रक्रिया में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। नंबर 1 है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो 1951 से 1956 तक चली। तो ये आपका विकल्प में भी पूछ सकता है। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या। देखिए यह योजना कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी, क्योंकि भारत में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। योजना में सिंचाई सुविधाओं का विकास, कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया गया। और तीसरा है इसमें क्या हुआ। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दी गई और बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ, जैसे कि जलाशयों और नहरों का निर्माण हुआ। अब देखिए दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 1961 तक चली। तो देखिए नंबर 1 यह योजना औद्योगिकरण और भारी उद्योग की स्थापना पर केंद्रित थी। दूसरा है यह योजना का मुख्य उद्देश्य भारत और औद्योगिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना था, जिसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई। आगे है देखिए क्या कि इसमें ऊर्जा, धातु, इंजीनियरिंग और रसायन उद्योगों का विकास किया गया। इसके माध्यम से भारत ने बुनियादी ढांचे के लिए कई उद्योग स्थापित किए, जैसे कि भांगड़ा नंगल बांध और स्टील संयंत्र। अब देखिए अथवा करके हमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के समय विकास के प्रश्न पर मुख्य मतभेद क्या थे। स्वतंत्रता के समय विकास के प्रश्न पर मुख्य मतभेद क्या थे।
उन्हें कैसे सुलझाया गया? तो देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत के विकास में मुख्य मतभेद ये थे। नंबर 1 है औद्योगिकरण बनाम कृषि। कुछ लोग औद्योगिकरण पर जोर देते हैं जबकि अन्य कृषि विकास को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र। तो देखिए, कुछ लोग सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं या देने के पक्ष में थे जबकि अन्य निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। उसके बाद है आत्मनिर्भरता बनाम वैश्वीकरण। देखिए, कुछ लोग आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था चाहते थे जबकि अन्य वैश्वीकरण के पक्ष में थे। आगे देखिए क्या है, इन मतभेदों को सुलझाने के लिए नंबर 1 है देखिए क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था की गई। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया गया। दूसरा है पंचवर्षीय योजना। आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई। आगे कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान। कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया। और फिर अगला है धीरे धीरे वैश्वीकरण। भारत ने धीरे धीरे वैश्वीकरण की ओर कदम बढ़ाया, यानी कि धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व में अपना व्यापार बढ़ाने लगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 नागरिक शास्त्र का 2026 का यूपी बोर्ड का वायरल पेपर। जिस प्रकार से पेपर वायरल हो रहा है उसी प्रकार से हमने तुरंत सॉल्व करके आपको बता दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो एकदम रियल पेपर है। इसी प्रकार से देखिए आपका अगर पेपर आएगा तो जो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बाकी यही सब क्वेश्चन रहेगा। तो इतना मैं कहूँगा कि इस पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो, हर सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।